26 नंबर प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। मैला आंचल 1954 ईस्वी, जिसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में मेरीगंज गांव का वर्णन है। पड़ती परिकथा 1957 ईस्वी, जिसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन है। ये बहुत बार पूछ लेता है कि किस गांव का या किस जिले का इसमें वर्णन किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। दीर्घतपा जो है 1963 ईस्वी, इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति की संघर्ष का वर्णन है। जुलूस 1965 ईस्वी, जिसका विषय वस्तु है पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। फांसी 1929 ईस्वी, जैनेन्द्र का कहानी है। बिखरे मोती 1932 ईस्वी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। सतमी के बच्चे 1935 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन का। और दो बांके जो है 1936 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, सॉरी कहानी है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। शियाराम शरण गुप्त 1894 ईस्वी, सोहनलाल द्विवेदी जो है 1906 ईस्वी, और श्याम नारायण पांडे 1907 ईस्वी, और रामधारी सिंह 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दैनंदिनियों यानी डायरियों का सही कालानुक्रम है, तो इसका सही कालानुक्रम होगा सी। दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी और प्रवास की डायरी। दैनंदिनी जो है 1885 ईस्वी, राधा चरण गोस्वामी का। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी, घनश्याम बिरला का। और मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी, धीरेन्द्र वर्मा। प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। हरिवंश मैगजीन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1873 ईस्वी, मासिक पत्रिका और बनारस से प्रकाशित। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, 1881 ईस्वी, ये भी मासिक पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित। नागरी प्रचारणी पत्रिका बेड़ी प्रसाद का है, 1896 ईस्वी, ये त्रैमासिक है, काशी से प्रकाशित। और सरस्वती चिंतामणि घोष या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, 1900 ईस्वी, ये भी मासिक पत्रिका है, काशी और इलाहाबाद से प्रकाशित। सरस्वती सबसे पहले जो है 1900 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी, फिर इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा। जयमैन जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का। श्रावकाचार देवसेन का। और नेमिनाथ राय जो है सुमति मणि का है। जयमैन जस चंद्रिका 1168 ईस्वी, मधुकर कवि का है, यह प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, चंद्रवरदाई का है। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी प्रथम महाकाव्य माना है। यह वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है और इसमें 69 सर्ग है और इसका भाषा जो है डिंगल है। श्रावकाचार 933 ईस्वी, देवसेन का रचना है, इसमें 250 दोहे में श्रावक यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ 1213 ईस्वी, सुमति मणि का है, इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंती तीर्थ का वर्णन है। उदय कुमार चैर्यू जो है पुष्यदंत का है, इनको अपभ्रंश का भभूति और कवि कुल तिलक आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा। साहित्य लहरी सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, रस मंजरी नंददास और भक्त नामावली जो है ध्रुवदास का है। हित हरिवंश का प्रमुख रचना है यमुनाष्टक। साहित्य लहरी में जो है यह रचना दृष्टिकूट पदों में विभक्त है और प्रेम वाटिका जो है रसखान का जो मूल नाम है सैयद इब्राहिम और ये पंथ निरपेक्ष कवि तथा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा। आलम का माधवानल कामकांदला, घड़ानंद का जो है सुजान
हित प्रबंध, और ठाकुर का ठाकुर ठसक, और दुईस देव का जो है श्रृंगार लतिका सौरभ, और इस्तनामा जो है बोधा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी का 1984 ईस्वी, यहां से देखो केदारनाथ सिंह का है 1999 ईस्वी, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह का है 1981 ईस्वी, और आत्मजयी कुंवर नारायण का 1965 ईस्वी। श्रीकांत वर्मा का प्रमुख रचना है जल सागर 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सूखी डाली उपेंद्रनाथ अस्क का 1941 ईस्वी, कारवां 1935 ईस्वी भुवनेश्वर प्रसाद का, बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी राम कुमार वर्मा का, और एक घूंट जो है 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है। ये सभी जो है एकांकी है। विष्णु प्रभाकर का जो प्रमुख एकांकी है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट यहां से देखते हैं। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी श्याम सुंदर दास का आत्मकथा है। स्मृति की रेखा 1947 ईस्वी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, और हरिश्चंद्र 1905 ईस्वी शिवनंदन सहाय का जीवनी है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र का 1959 ईस्वी में प्रकाशित रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ममता कालिया का एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी, नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरा 1993 ईस्वी, चित्रा मुदगल का एक जमीन अपनी 2001 ईस्वी 1990 ईस्वी, और अलका सरावगी का जो है शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी, महेंद्र बिरला का एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र का, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, और काव्य मीमांसा राजशेखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी शिवदास सिंह चौहान, शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञे वागर्थ वैभव जो है 1995 ईस्वी रमेश्वर चंद्र शाह का है, और लोकवादी तुलसी 1974 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हरे कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, गोविंद बल्लभ पंत का अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी 1930 ईस्वी, और चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक 1935 ईस्वी। कर्तव्य जो है सेठ गोविंद दास का है 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कथांश पर आधारित कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक प्रकृति सामंजस्य से जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए, इन्हीं भाव के सूत्र से मनुष्य जाति के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। इस पर आधारित प्रश्न है, प्रश्नों को देखते हैं। भाव का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है? तो इसका आंसर होगा डी। भाव का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापारों के साथ स्थापित होने पर संभव है।
अगला प्रश्न है, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है क्योंकि ऑप्शन है ए, जगत की सत्ता से हमारे हृदय की सत्ता निरपेक्ष है। बी, अनेक रूपात्मक जगत के आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे द्वारा संभव है। सी, अनेक भावात्मक हृदय कारण और जगत उसकी अभिव्यक्ति है। डी, अनेक रूपात्मक जगत और हमारे हृदय की प्रस्तुत अप्रस्तुत संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे द्वारा संभव है, क्योंकि अनेक रूपात्मक जगत ही आंतरिक अभिव्यंजना हमारे हृदय द्वारा संभव है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती है? ऑप्शन ए, बुद्धि के सामंजस्य के कारण। बी, मन के सामंजस्य के कारण। सी, अहंकार के सामंजस्य के कारण। और डी, हृदय के सामंजस्य के कारण। तो इसका सही आंसर होगा डी, हृदय के सामंजस्य के कारण। अगला प्रश्न है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? ऑप्शन ए, लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से। बी, लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मुक्त करने से। सी, हृदय को लोक जगत में सिर्फ मनुष्य जगत से संबद्ध रखने से। और डी, हृदय को लोक जगत में सिर्फ चेतन जगत से संबद्ध रखने से। इसका सही आंसर होगा ए, लोक सामान्य भावभूमि से हृदय को मिलाने से। अगला प्रश्न है, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? ऑप्शन ए, लोक सत्ता से अपनी सत्ता को विशिष्ट समझते रहने से। बी, लोक सत्ता के अपनी सत्ता को निरर्थक समझते रहने से। सी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। और डी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता को तुच्छ मानकर अलग रखने से। इसका सही आंसर होगा सी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। अगला प्रश्न 40 से 50 नंबर, स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। केवल तर्क बुद्धि था या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क है, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाए वहां भी तह से कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो इसका सही कूट होगा सी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तर्क है, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है। अभिव्यंजना का अर्थ है अभिव्यक्ति। इस मत के अनुसार कोई भी कवि, कलाकार या अन्य कोई अपने अंदर की भावना को बातों के अभिनय के माध्यम से प्रकट करता है, न कि जो बाह्य में वस्तु स्थित है उसे। अभिव्यंजनावादी आंतरिक जो ज्यादा महत्व देता है, बाह्य को कम। अगला प्रश्न है, स्थापना है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क है, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिसे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही सहृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। तो इसका सही कूट होगा सी, ए और आर दोनों गलत है। कविता का अंतिम लक्ष्य मात्र मन को अनुरंजित करना, सुख या आनंद पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य मनुष्य एवं समस्त सृष्टि का कल्याण करना है। कविता मनोविलास की सामग्री नहीं है। शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, फ्रायड के अनुसार कला और धर्म का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तर्क है, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए सही और आर गलत। स्थापना सही और तर्क गलत है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं के द्वारा ही होती है। जब इस काम शक्ति का उन्नयन हो जाता है तभी कलाओं के द्वारा उत्पन्न काम शक्ति से कलाकार सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य का जो चरम लक्ष्य है सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क है, क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। तो इसका सही कूट होगा सी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले ईयर का हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।